हेलो स्टूडेंट्स। इसके पहले के वीडियो में आप लोगों ने रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया था। अब इस वीडियो में कुछ छोटी छोटी डेफिनीशंस हैं, सबसे पहले उन्हें क्लियर कर लेंगे, इसके बाद फिर अन्य टॉपिक्स को पढ़ेंगे। जैसे पहला डेफिनीशन जो आपने पढ़ना है, कंडक्टेंस। Conductance, the reciprocal of resistance is called conductance. रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल को कंडक्टेंस कहते हैं। इसे G से डिनोट करते हैं। इफ रेसिस्टेंस बी आर, देन कंडक्टेंस इक्वल टू 1 अपॉन रेसिस्टेंस। G इक्वल टू 1 अपॉन R, यानी कंडक्टेंस इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस की यूनिट जानते हैं, ओम होता है, तो यूनिट इसकी क्या हो जाएगी? ओम इनवर्स। और ओम इनवर्स, इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा? m पे -1 l पे -3 t क्यूब a स्क्वायर, यह डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा। कंडक्टेंस एक बार फिर से देख लेंगे। m पे -1 l पे -2 होता है बच्चों, t क्यूब a स्क्वायर। ये दो पावर है, सेकेंड पावर। कंडक्टेंस के बाद कंडक्टिविटी, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी के रेसिप्रोकल को कंडक्टिविटी कहते हैं और इसे सिग्मा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? सिग्मा। तो सिग्मा इक्वल टू 1 बाई रो। यहां रो क्या है? रेजिस्टिविटी है। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? यूनिट ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। चूंकि रो की जो यूनिट होती है ओम मीटर होती है, तो इसकी यूनिट हो जाएगी ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या ऐसे ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर इनवर्स। इसे मोहो भी कहते हैं, MHO, मोहो मीटर इनवर्स। इसके बाद अगली टॉपिक जो पढ़ना है आपको, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जब किसी, ये कोई कंडक्टर है, कंडक्टर में जब तक हम इसे किसी सोर्स से नहीं जोड़ते हैं, जब तक इसे हम किसी बैटरी या सोर्स से नहीं जोड़ते हैं, तो इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। कंडक्टर माने मेटेलिक कंडक्टर, जनरली मेटेलिक कंडक्टर। और किसी मेटेलिक कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन दरअसल सभी मेटल की प्रॉपर्टी होती है। ऑल द मेटल्स हैव
टेंडेंसी टू मेक पॉजिटिव आयन बाय लॉसिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम देयर आउटर मोस्ट सेल। ये हर मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी होती है कि मेटल्स अपने आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को त्याग कर पॉजिटिव आयन बनाने की प्रबल प्रवृत्ति रखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स सभी मेटल में हर टेम्परेचर पे अपने आउटर मोस्ट सेल को छोड़कर पूरे मेटेलिक कंडक्टर के अंदर रैंडम मैनर में मूव करते हैं, जिग जैग। कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा। ये इनके मूवमेंट का कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है, ये रैंडम मैनर में मूव करते हैं, रैंडम मैनर में ये चलते रहते हैं। रैंडम पूरे मेटल के अंदर ये रैंडम मैनर में मूव करते रहते हैं। इस वेलोसिटी को थर्मल वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? थर्मल वेलोसिटी। और बड़ी हायर वेलोसिटी होती है, नियरली 10⁻³ से 10⁻5 मीटर पर सेकेंड। वेरी ग्रेटर वेलोसिटी से ये पूरे मेटल के अंदर जिग जैग मैनर में, रैंडम मैनर में मूव करते हैं। और कभी एटम आयन सबसे टकराते हैं, आपस में भी टकराते हैं। चूंकि ये रैंडम मैनर में मूव करते हैं, कुछ राइट जा रहे हैं तो कुछ लेफ्ट जा रहे हैं, कुछ अपवर्ड तो कुछ डाउनवर्ड, और ये एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं। ओवरऑल सर्किट में कोई करंट या इस मेटल के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं करती है। लेकिन ज्यों ही हम इस कंडक्टर को किसी सोर्स से जोड़ देते हैं, ज्यों ही हमने कंडक्टर को किसी सोर्स से जोड़ दिया, एक बैटरी लगा दिया, करंट यहाँ प्लस से माइनस की ओर फ्लो कर रही है, तुरंत ही एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है जिसकी डायरेक्शन प्लस से माइनस की ओर होती है। और आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड E = फोर्स अपॉन चार्ज, F अपॉन Q। तो F = क्या हो जाएगा? E × Q। तुरंत ही एक फोर्स सारे इलेक्ट्रॉन्स पे जहां है वहीं एक फोर्स इन पे इम्पोज हो जाता है, जिसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? E × Q के बराबर। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो Q के जगह पे स्मॉल e लिख देंगे, तो E × E। इतना फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया, इतना फोर्स इस पे क्रिएट हो जाता है और सभी एक डायरेक्शन में चलना शुरू कर देते हैं। यूनिडायरेक्शनल चलने लगते हैं और आपस में टकराते हैं। ज्यों ही कोई इलेक्ट्रॉन किसी एटम से टकराया, मान लो यहां से इलेक्ट्रॉन चला और इस एटम से टकरा गया, यहां टकराने के बाद फिर यहां तक नेक्स्ट टक्कर मान ली हुई, यहां से यहां गया, टकरा गया, तो जो उसकी वेलोसिटी होगी उसे वो लॉस कर देगा, अपनी वेलोसिटी से दे देगा। फिर लेकिन फोर्स तो कॉन्टिन्यूअस लगा हुआ है, तो ये यहाँ से यहाँ आगे बढ़ेगा तो उसकी वेलोसिटी फिर बढ़ के मैक्सिमम हो जाएगी, नेक्स्ट टक्कर के पहले तक इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। और इसी एवरेज वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, यानी वह एक एटम से दूसरे एटम तक टकराते हुए मूवमेंट करता है। ड्रिफ्ट माने होता है फुदकना, एक तरह से जान लीजिए, एक एटम से दूसरे एटम के बीच वो फुदकते हुए चलता है बड़ी स्मॉलर वेलोसिटी के साथ। तो द एवरेज वेलोसिटी, अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन सुनिए। द एवरेज वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं? VD से। यहाँ D फॉर ड्रिफ्ट, और इसका ऑर्डर क्या होता है मैग्नीट्यूड का? 10⁻⁻² से 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। बड़ी स्मॉलर वेलोसिटी है, एकदम चींटी के चाल से ये चलता है।
तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग मीन फ्री पाथ। किन्हीं दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच जितना डिस्टेंस कवर करता है इलेक्ट्रॉन, जैसे ये कंडक्टर है, इलेक्ट्रॉन की टक्कर यहाँ हुई मान लीजिए, और फिर नेक्स्ट कोलिजन नेक्स्ट टक्कर यहाँ होती है, इस दौरान जितनी एवरेज डिस्टेंस ये कवर कर लेता है इसी को मीन फ्री पाथ कहते हैं। द एवरेज डिस्टेंस कवर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग टू सक्सेसिव कोलिजन्स इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? लैम्डा से डिनोट करते हैं। इसके बाद रिलैक्सेशन टाइम। द टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग टू सक्सेसिव कोलिजन। एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन तक आकर करने में जो टाइम लगता है, जितना टाइम वो एक्सपेंड करता है उसी को रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं या मीन फ्री टाइम कहते हैं। इसे डिनोट किससे करते हैं? टाउ से। यूनिट तो सेकेंड ही रहेगी, इसकी यूनिट मीटर ही रहेगी, लैम्डा की यूनिट मीटर होगी। और रिलैक्सेशन टाइम को किससे डिनोट करते हैं? टाउ। टाउ से। क्लियर स्टूडेंट्स? अब अगली टॉपिक हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड टाउ। टाउ और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशनशिप। अब लेट अस कंसीडर a conductor is under influence of electric field capital E. Then the force experienced by the electron, ये है, अभी मैंने आपको समझाया, ज्यों ही आप इसमें बैटरी को जोड़ देंगे त्यों ही एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की ओर जनरेट हो जाएगी और यह इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉनों को एक फोर्स देने लगेगी। तो फोर्स कितना क्रिएट हो जाएगा? F इक्वल टू स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई। और यहाँ निगेटिव चिन्ह लगेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के कहाँ जा रहे हैं? अपोजिट जा रहे हैं। अब एक्सीलरेशन ए बराबर होता है न्यूटन के सेकेंड लॉ के हिसाब से फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन ए इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। और किसका मास? इलेक्ट्रॉन का मास। इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कितना लग रहा है? इतना लग रहा है। तो माइनस ई कैपिटल ई अपॉन एम ई, ये एक्सीलरेशन हो गया। अब मान लिया आपने यहाँ पे पहला टक्कर हुआ था, यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला, यहाँ टकरा गया, तो उसकी वेलोसिटी नियरली शून्य हो गई। अब फिर ये यहाँ आके टकराता है, तो ड्रिफ्ट यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो उसकी लास्ट वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी जो है, वही ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। मान लिया तब तक वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी एक्वायर कर लिया। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से, फर्स्ट लॉ ना कहिए, मोशन के फर्स्ट इक्वेशन के हिसाब से, सिंस v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहाँ इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी और v की जगह vd हो जाएगा। a जो है इतना हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक यानी दो सक्सेसिव कोलिजन में लिया गया जो टाइम है उसे आप लोग क्या कहते हैं? टाउ से डिनोट करते हैं, टाउ। तो वी डी इक्वल टू माइनस ई अपॉन एम ई इंटू
टाउ। इस तरह से ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का टाइम पीरियड के साथ वो हो गया, रिलेशन हो गया। और वी डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाउ, यानी टक्कर जितना देर बाद होगा, यानी टाइम पीरियड जितना ज़्यादा होगा यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का, वेलोसिटी उतना ज़्यादा हो जाएगी। तो वी डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाउ। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड टाउ। अब अगली टॉपिक आप पढ़ेंगे मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या होता है? द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड in the conductor is called mobility. It is denoted by mu. Mu equal to drift velocity upon electric field. The ratio of drift velocity and electric field is called mobility. कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड? जो आपने अप्लाई किया है कंडक्टर के दोनों एंड के बीच सोर्स लगा के, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई किया है। अब वी की वैल्यू रख देंगे तो ई से ई कैंसल हो जाएगा। यहाँ वी की वैल्यू माइनस ई टाउ अपॉन एम ई अपॉन या ई हो जाएगा। ई से ई कैंसल हो जाएगा। मैग्नीट्यूड अगर लेंगे तो निगेटिव हट जाएगा। तो म्यू इक्वल टू ई टाउ अपॉन एम ई, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी। यहां पर ध्यान देंगे, मोबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाउ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। यानी जो मूव करने वाला पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल है, उसका मास जितना ज़्यादा होगा मोबिलिटी उतना कम होगी। टाइम ऑफ रिलैक्सेशन जितना ज़्यादा होगा मोबिलिटी उतना ग्रेटर होगी। तो व्हाट इज मोबिलिटी, व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दीज टर्म्स आर क्लियर स्टूडेंट्स। अब अगली टॉपिक जो पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच में रिलेशन पढ़ेंगे। टॉपिक इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। मान लिया ये कोई कंडक्टर है, मेटेलिक कंडक्टर है, इसके एंड्स के बीच में आपने एक बैटरी जोड़ दिया, सेल जोड़ दिया, जिसके नाते इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जनरेट हो जाएगी कैपिटल ई। इतनी बातें कॉमन पिछली टॉपिक में आपने देख लिया है। और इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी के साथ यहाँ पे मूव कर रहे हैं। मान लिया कंडक्टर की कुल लंबाई L है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। लेट N be the number of free electrons in per unit volume. Let N is number of free electron in per unit volume. Then
टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अरे पर यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन है तो n का गुणा टोटल वॉल्यूम में कर दीजिए और वॉल्यूम क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ। तो n इंटू ए इंटू एल, एल क्या है? वॉल्यूम है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल कंडक्टर। ये टोटल इतना इलेक्ट्रॉन उसमें हो गए। अब जरा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देख लीजिए। सिंस E इक्वल टू वी अपॉन डी होता है तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर हो जाएगा V अपॉन एल। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें जनरेट होगी। अगर ये यहाँ और यहाँ के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V हो तो और लेंथ L है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? E इक्वल टू वी अपॉन एल। अब हम ये देखेंगे कि कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होने के बाद कंडक्टर में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है? चार्ज फ्लो इन कंडक्टर Q इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना है NaL और E का गुणा करा दीजिए। एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज Q इक्वल टू यह नहीं होता है, इतना चार्ज फ्लो कर रहा है। तो अब देखिए कितना करंट फ्लो कर रही है। I इक्वल टू Q अपॉन टी, टी टाइम में बहने वाला करंट तो Q अपॉन टी, NaLe अपॉन टी। इसे पहली बात मानिए। अब T की वैल्यू यहाँ रख दिया जाए। टाइम अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं तो टाइम T इक्वल टू समय इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। अब कितना डिस्टेंस है? यहाँ से यहाँ तक आने में यल डिस्टेंस कवर किया और ड्रिफ्ट वेलोसिटी से कवर किया तो T इक्वल टू यल अपॉन वी डी। टी की यह वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए तो करंट I इक्वल टू हो जाएगा NaLe अपॉन यल अपॉन वी डी। ये रेसिप्रोकल होके ऊपर चला जाएगा, यल से यल कैंसिल हो जाएगा तो Na वी डी इंटू ई, यानी करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का यही रिलेशनशिप हो गया। I इक्वल टू Na वी डी इंटू ई, यानी I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी डी या वी डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। दोनों बात, करंट जितना ज़्यादा होगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी उतना ज़्यादा होगी, या ड्रिफ्ट वेलोसिटी जितना ज़्यादा होगी करंट उतना ज़्यादा होगी। यहाँ n क्या है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। ए क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। वी डी क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। और ई क्या है? चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन है। वेरी गुड स्टूडेंट्स। इस हिसाब से ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी इक्वल टू क्या हो जाएगी? I अपॉन Na इंटू ई। क्लियर स्टूडेंट्स? अब नेक्स्ट टॉपिक लगे हाथ पढ़ लेते हैं, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। करंट डेंसिटी जानते हैं J इक्वल टू I अपॉन ए। करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया,
इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आई की वैल्यू पुट कर दीजिए। अभी आपने निकाला है एन ए वी डी इंटू ई अपॉन ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो जे इक्वल टू एन वी डी इंटू ई। यह जे और वी डी का रिलेशनशिप हो गया, यानी करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशनशिप हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है वह ओम्स लॉ का डेरिवेशन पढ़ना है नेक्स्ट वीडियो में, जिसे हम लोग पढ़ेंगे, इसे रिवाइज करेंगे।